काइनेमेटिक्स के अंदर ये पढ़ते हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि किस कोई ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उससे तेज चल रहा है। आप कैसे पता करोगे कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलता है। एक ऑब्जेक्ट को तेज करने के लिए या धीरे करने के लिए या उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या जरूरी है। तो होता है कि लाइफ में कुछ चीजों को देखते हैं और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फुटबॉल कैसे मूव करता है, किस प्रकार से हमने फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाया या कोई एक्सटर्नल एजेंट कार्य किया कि फुटबॉल मूव कर गया। ऑलरेडी जो मूविंग बॉल है, उस मूविंग बॉल के फास्टर होने का क्या मतलब है, वो कैसे अपनी स्पीड को और ज्यादा तेज कर लेता है। एक गोलकीपर किसी बॉल को किस प्रकार से स्टॉप करता है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया, जो हम एवरीडे लाइफ देखते हैं, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि बॉल या तो तेज हो रहा है या धीरे हो रहा है, या उसका डायरेक्शन मोशन का चेंज हो रहा है। ये सारी बातें किस वजह से, किस कारण से हो रही है, उस कारण को हम लोग फोर्स बोलते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने बॉल को किक किया है, पुश किया है, फेंका है, या हमने उसको फ्लिक किया है। अब अगला प्रश्न जो हमारे जेहन में आता है कि व्हाट इज अ फोर्स। लेमन तरीके से हम बोलेंगे फोर्स इज अ पुल और फोर्स। पुश मीन्स हम किसी चीज को जब आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, मतलब एक्सर्ट करते हैं एक्सटर्नल एजेंट को, तो हम बोलते हैं पुश। और जब हम उसको इनवर्ड डायरेक्शन में खींचते हैं तो हम उसको बोलते हैं पुल। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में धकेलने को पुश बोलते हैं और इनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींचने को पुल बोलते हैं। दैट्स ऑल। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं। एक आदमी जो कि ट्रॉली को पुश कर रहा है, धकेल रहा है। एक वेट लिफ्टर पुल कर रहा है, किस पुश कर रहा है एक वेट को, कैसे, जब ऊपर की तरफ उसको पुश कर रहा है। थर्ड एग्जांपल हम ले सकते हैं गेट को बंद करते समय आप उसको पुश करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अगेन पुलिंग क्या होती है, पुलिंग या पुल। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है कि एक वेट लिफ्टर कैसे ऊपर की तरफ ले जा रहा था, आउटवर्ड डायरेक्शन में पुशिंग था, और जब उसी को नीचे की तरफ खींच रहा था, खींचना मतलब बेसिकली पुलिंग और पुशिंग को हिंदी में बोलते हैं खींचना या धकेलना। पुलिंग पुशिंग का मतलब धकेलना, पुशिंग का मतलब खींचना। तो ये पुल कर रहा है, देखो खींच रहा है उसको अपनी तरफ, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। डोर को खोलते समय हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। पुलिंग स्ट्रिंग को हम करते हैं, स्ट्रिंग को हमेशा पुल किया जाता है। स्ट्रिंग कैन नॉट बी पुश्ड, क्योंकि स्ट्रिंग को यदि आपने पुश करने की कोशिश की तो ढीली पड़ जाएगी, स्लैक हो जाएगी। तो पुश नहीं करते हम स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग को हमेशा पुल करते हैं। इसीलिए स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स होता है विच ऑलवेज पुल्स।
सो टेंशन ऑलवेज पुल्स अ बॉडी, नेवर पुशेस। फोर्स जो होता है वो दो तरह का मोटा मोटी हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। वैसे तो हम फोर्स को बहुत तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जो हम हमारे कोई काम का नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मोटा मोटी यदि हम फोर्स को बांटना चाहें तो दो तरह के फोर्स होते हैं। जो पहला फोर्स होता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है? जैसे कांटेक्ट नाम में ही रखा हुआ है। सो कांटेक्ट फोर्स का डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे कि टू अप्लाई अ फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, interaction between object and source of force is necessary। सो यहाँ पे हमारे पास कांटेक्ट फोर्स का ये डिफिनेशन होगी, यानी कि यहाँ पे कांटेक्ट जरूरी है, कांटेक्ट इज मस्ट। सो ये इस तरह का फोर्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है जो हमेशा किसी बॉडी को जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है। जैसे ऐसे कोई सरफेस पे एक फोर्स, ये दो पॉइंट, ये एक सरफेस है जिसपे एक ब्लॉक रखती है, तो नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स लगेगा और ये कांटेक्ट फोर्स होता है। और टेंशन जो होता है वो हमेशा एक पुलिंग फोर्स होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इसको हम पुलिंग फोर्स भी बोलते हैं। ये पुल करता है बॉडी को, इट नेवर पुशेस अ बॉडी। फ्रिक्शन भी इसी तरह का कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल में आता है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, अगला फोर्स जो होता है उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स या इसका एक और नाम है फील्ड फोर्स। ऐसे फोर्स जिसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी कि विदाउट एनी कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट की इसमें जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि ग्रेविटी है, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्सेस है, इस तरह के फोर्सेस की हम बातचीत करेंगे कि जैसे कोई ब्लॉक है एम मास का, तो हमेशा इसके ऊपर एम जी नीचे की तरफ लगता रहेगा। तो ये टच नहीं कर रहा है इसको एम जी, मतलब ये कांटेक्ट की वजह से नहीं लग रहा है, ये हमेशा लगेगा। किसी भी बॉडी पे एम जी नीचे की तरफ हमेशा लगता है। सो ये हो गया मोटा मोटी एक डिफिनीशन। अब हम देखेंगे कि न्यूटन महोदय ने फोर्स के विषय में क्या बताया था कि व्हाट इज फोर्स, और वहीं से हमारा चैप्टर का रियल चालू होगा, वहीं से हमारा चैप्टर रियल में चालू होगा और वहीं से हम घुसेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की जब हम बात करते हैं तो न्यूटन ने फोर्स के विषय में बताया। न्यूटन ने ये बताया कि काइनेमेटिक्स में जो मोशन होता है वो क्यों होता है। सो बेसिकली काइनेमेटिक्स में हमने हाउ देखा कि किस तरह से मोशन होता है, हाउ, कैसा मोशन होता है। लेकिन इसका एक वाई पार्ट था जिसको हम लोग फोर्स के थ्रू डिपेंड, मतलब मोशन होता क्यों है, उसका आंसर न्यूटन के फोर्स वाले कॉन्सेप्ट में है। सो जैसा कि आपको पहले से पता है कि न्यूटन के 3 नियम थे। एक हल्का सा मैं रिव्यू दे देता हूं, जिसमें कि पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो हमें बताता है दो तरह के लॉ, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा ये बताता है इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स ना लगाया जाए, और यदि मोशन में है यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगा जाए। यानी किसी बॉडी के ऊपर यदि फोर्स 0 है तो या तो वो रेस्ट में रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से, या तो वो मोशन में रहेगी यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी।
कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर न्यूटन ने बोला सेकेंड लॉ जो होता है वो फर्स्ट लॉ को ही सपोर्ट कर रहा था। सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या बोला कि जो बॉडी मूव यदि करती है, मतलब उसका यदि इनर्शिया चेंज होता है, बेसिकली ये बताता है चेंज इन इनर्शिया को। सो चेंज इन इनर्शिया मतलब या तो वो वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाए यदि मोशन में है तो, या रेस्ट में है तो वो मोशन में आ गया, वेलोसिटी गेन कर लिया। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है फोर्स, और फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हमने एक्सेलरेशन की डिफिनीशन भी पढ़ी थी। तो F इक्वल टू एम ए जो है, इसमें दो तरह के F हो सकते हैं। एक तो हो सकता है F एवरेज, जब एक टाइम इंटरवल के बीच में फोर्स लग रहा है तो F एवरेज की बात आएगी। तो F एवरेज की जब बात आएगी तो हम इसको बोलते हैं M इंटू ए एवरेज। तो M इंटू एम इंटू ए एवरेज का मतलब M इंटू डेल्टा V अपान डेल्टा टी। अब डेल्टा V अपान डेल्टा टी का मतलब हुआ M इंटू V को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। कभी भी M इंटू V जब बोलोगे तो ये होगा मोमेंटम। सो यहाँ पे यदि हम बोल रहे हैं कि M इंटू डेल्टा V, तो ये बेसिकली हम बोल रहे हैं M इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल एंड होल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यानी कि हम यहाँ पे बोलने जा रहे हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो हम इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हैं ना, डेल्टा P बाई डेल्टा टी। सो एफ एवरेज जब निकालोगे तो वो बोलोगे डेल्टा P बाई डेल्टा टी। ऑब्वियसली वेक्टर सम यहाँ पे रहेगा। अब यहीं पे यदि डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तब डिफाइन होता है मेरे पास फोर्स एट एनी टाइम टी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। सो ये इंस्टेंटेनियस फोर्स एट टाइम टी जो होगा वो हो जाएगा m इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा v बाई डेल्टा टी, और हम इसको बोलते हैं m इंटू ए टी। ये जो ए टी है वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को बता रही है। सो हमारे पास जो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए लिखते हैं हम लोग, वो किसी टाइम पे जब हम लिखते हैं तो उसका मतलब यही होता है एफ टी इक्वल टू m इंटू ए टी। सो हम इसी फार्मूले को मोस्टली देखेंगे। एवरेज वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ बताने के लिए किया मैंने आपको, लेकिन एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज होता नहीं, इसी कॉन्सेप्ट का हम जनरली यूज करते हैं। अब क्या होता है कि एवरेज वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तो यूज होता होगा ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि एफ वर्सेस टाइम तुम्हारे पास एक ग्राफ में खींचो, इसमें एफ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लग रहा है तो इसके ऊपर वेक्टर हटा देता हूँ। ऐसा मान लो कि तुम्हारे पास ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ होगा ना, इस एफ वर्सेस टी ग्राफ के बीच में ये जो एरिया कवर होगा, दिस एरिया विल गिव यू dp बाई dt एफ डी टी इंटू डी टी। एफ को हम बोलते हैं dp बाई dt। तो ये जो होता है ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp। तो अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dp होगा ना, ये बेसिकली p फाइनल माइनस p इनिशियल यानी डेल्टा p को बताएगा। तो ये एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टी ग्राफ का जो है ना, ये एरिया अंडर कर्व जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी कर्व गिव्स डेल्टा पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ डेल्टा पी। और इसी तरीके से आपको ये भी पता है कि यदि ए वर्सेस टी था तो क्या दे रहा था, यदि यही ए वर्सेस टी था तो ये आपको क्या दे रहा था, ए वर्सेस टी यदि आपके पास एक ग्राफ था तो इसकी एरिया जो दे रहा था मुझे वो डेल्टा भी का मैग्नीट्यूड दे रहा था। ए डी टी हम इसको लिखते थे और ये हो जाता था हमारे पास डी वी डी टी इंटू डी टी, डी टी से डी टी एक बार जा रहा था। तो ये बेसिकली वी फाइनल माइनस डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड दे रहा था, मतलब बेसिकली वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दे रहा था। ठीक है ना। तो हम ऐसा भी डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बेसिकली ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल दे रहा था।
ये सारी कहानी जब चल रही है, जबकि मोशन इन वन डायमेंशन हो रहा है, तो ये सारी कहानी वैलिड है। क्योंकि जब ये फोर्स है ना वो टाइम के साथ वन डायमेंशन में कहीं पे हो रहा है तो ये वैलिड है। टू डायमेंशन में आपको पता ही है कि वो फिर बदल जाता है, तो हम उसमें एरिया इस तरह से नहीं बता सकते हैं। तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बेसिकली स्टडी, तो हम उसके विषय में इतनी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली यदि तुमसे v वर्सेस t ग्राफ बोला जाए, तो एक बार तुमको याद है अभी पिछली क्लास में हमने किया था कि v वर्सेस t ग्राफ यदि तुमसे बोला जाए कि क्या देता है, तो भाई v वर्सेस t ग्राफ जो देता है वो हमारे पास डेल्टा r देता है, ठीक है ना। f वर्सेस f ग्राफ, मान लो तुमसे कोई पूछे कि f वर्सेस f ग्राफ क्या देता है, तो अभी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि f वर्सेस f ग्राफ जो होता है वो देता है वर्क, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे अगेन ये वर्क तब देगा जब फोर्स एक ही मतलब इन डायरेक्शन ऑफ एक्स होगा तभी, ठीक है ना। ये वन डायमेंशन के लिए वैलिड है, तो बेसिकली हम बोलते हैं एफ डॉट डी एक्स बोलते हैं फोर्स को, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये वर्क कब देगा, व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, दोनों अपोजिट भी हो सकता है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जब होगा तब हम एफ डॉट टी एक्स में हम फिर वो माइनस हो जाएगा, तो वो आपको पता है। सो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, यदि फोर्स और एक्स सेम डायरेक्शन में है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी एक्स देगा, ये अलग। और यदि मान लो कि अपोजिट डायरेक्शन में है तब ये माइनस एफ डॉट डी एक्स देगा। मतलब ये एरिया जो निकालोगे ये नेगेटिव वर्क होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सो ये हम वापस पढ़ेंगे एक बार। अब हम आते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो थर्ड वाला है, वो हम पढ़ेंगे एक्शन रिएक्शन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो एक्शन रिएक्शन मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यदि कोई भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स जो तुम लगाओगे वो बॉडी भी अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगाएगी जो सेम होगा। इसमें से एक को एक्शन बोलते हैं, एक को रिएक्शन बोलते हैं। सो यदि मैं किसी को भी एक्शन ले सकता हूँ, किसी को भी रिएक्शन ले सकता हूँ। जैसे मान लो किसी ने तुमको एक चाटा मारा, तो गाल पे ही चाटा क्यों मारते हैं भाई? तुम बोलोगे कि गाल पे चाटा मारा तो जितना फोर्स तुमने अपने हाथ से मारा उतना उसके गाल पे लगा, सेम फोर्स लगा, उसने भी अपने गाल से तुम्हें उतना ही फोर्स बता दिया। मान लो किसी का ये गाल है और तुमने ये चाटा मारा उसके ऊपर, तो ये जितना फोर्स गाल पे लगाएगा उतना ही गाल इधर लगा देगा। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हो मुझे चाटा मारा? क्योंकि गाल बेटा मुलायम होता है। तो ये फिजिक्स वाली बात नहीं है, ये बायोलॉजी वाली बात है कि हाथ जो है मजबूत होता है और गाल मुलायम होता है। इसीलिए देखिए कि छोटा बच्चा यदि आपको चाटा मारेगा तो आपको मजा आएगा, क्योंकि उसका हाथ भी मुलायम होता है। तो आपके गाल पे वो मारेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों सेम फोर्स हैं। तो उसको जितना मजा आ रहा है आपको मारने में, उतना ही मजा आपको खाने में आ रहा है। लेकिन यही मान लो कि कोई मोटा ताजा आदमी है, मोटे ताजा आदमी का भी मजा आएगा, क्योंकि उसका हाथ भी मुलायम होता है मोटे आदमी का। बट कोई आदमी मस्कुलर है ना, तो वो मारेगा तो तेज लगता है, क्योंकि उसका हाथ मजबूत होता है। सो बेसिकली ये तो हो गई मतलब हंसी खुशी वाली बात। लेकिन हम ये बोलते हैं कि इसमें से कोई भी एक्शन हो सकता है, तो दूसरे वाले को हम रिएक्शन बोलते हैं। सो एफ एक्शन यदि एक हो गया तो एक रिएक्शन हो गया, तो हम इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो एफ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, both are in opposite direction, but their magnitude is same। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्शन जो होगा वो एफ रिएक्शन के बराबर होगा।
ठीक है। और यदि तुम बोलो कि भाई ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो तुम देख पा रहे हो कि दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि हम किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ऑल दिस स्टफ। तो इसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग करते हैं वो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा के देखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ब्लॉक प्रॉब्लम। तो पहला हम करेंगे ब्लॉक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हम करते हैं ब्लॉक और रोप को जोड़ के देखते हैं, तो ब्लॉक प्लस रोप प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम हम देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि सिर्फ रोप को देखते हैं, सो रोप प्रॉब्लम्स हो गया। इनफैक्ट ये दूसरा तीसरे में कह सकते हो कि पहले ब्लॉक प्रॉब्लम करेंगे, फिर रोप प्रॉब्लम करेंगे, फिर ब्लॉक प्लस रोप करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो तुम चाहो तो इसको इंटरचेंज कर दो, ये 3 कर लो, ये 2 कर लो। उसके बाद से हम लोग करते हैं चौथे लेवल पे ब्लॉक एंड प्लस पुली प्रॉब्लम, जिसको पुली प्रॉब्लम भी बोलते हैं। पुली बिना ब्लॉक के कैसे होगी? ठीक है। सो इसमें 2 ब्लॉक मिनिमम चाहिए होता है, तभी ये पुली प्रॉब्लम होगी। तो 2 ब्लॉक मिनिमम इज रिक्वायर्ड। सो मिनिमम 2 ब्लॉक होगा, तो दो मिनिमम ब्लॉक रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमल इन वन पुली। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे एलिवेटर प्रॉब्लम। एलिवेटर में बच्चा जा रहा है, या आदमी जा रहा है, या कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर अगला हम करेंगे स्प्रिंग मास बैलेंस का प्रॉब्लम, कि आपको किस तरह का स्प्रिंग मास बैलेंस में आपका आप मास मतलब एक्चुअली मास मेजर करते हैं कि वेट मेजर करते हैं स्प्रिंग मास बैलेंस में, या वेइंग मशीन में, यानी कि प्रॉब्लम ऑन वेइंग मशीन। तो नाम ही इसका वेइंग मशीन। तो ये मास नहीं मेजर करता है, वेइंग मशीन आपका वेट बताता है, लिखते हैं हम उसको मास में। और अंत में हम लोग करेंगे वेज प्रॉब्लम या प्रिज्म प्रॉब्लम, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इसमें जो इंपॉर्टेंस है एनएलएम के अंदर, ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। सारे तुमको जो इस चैप्टर के अंदर सरफेस मिलेंगे वो फ्रिक्शनलेस मिलेंगे। फ्रिक्शन हम अगले चैप्टर में यूज करते हैं। इस तरह से हम जितने तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं वो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 केजी का एक ब्लॉक है जिस पर 20√2 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है 45 डिग्री के एंगल पे। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत जानकारी है, तो मैं इसलिए बहुत सारी चीजें ड्यूरिंग प्रॉब्लम बताता जाऊंगा कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स जो होता है, कांटेक्ट फोर्स का डिफिनेशन होता है कि जब भी 2 बॉडी यदि कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में एक कांटेक्ट फोर्स बनता है। यानी ये बॉडी उसको ये कहेगी कि तुम जाओ इधर, ये बोलती है कि तुम इधर जाओ। तो नॉर्मल फोर्स भी एक कांटेक्ट फोर्स है, जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम किसी बॉडी को रखते हैं या टच में आता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगता है। यदि यहाँ पे 2 केजी ब्लॉक का तुमसे बोला गया एक्सीलरेशन निकालने के लिए, तो तुम बनाते हो उसका एफबीडी। एफबीडी बच्चों क्या है? बेसिकली एफबीडी क्या है कि तुम दांत दिखाने के लिए गए डॉक्टर के पास, बोला कि मेरे को दांत में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर तुम्हारे कान में आला थोड़े लगा देगा। वो बोलता है कि दांत का आरसीटी करते हैं और देखते हैं कि दांत के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का एक्सरे करते हैं। तो इसका एक्सरे करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जिस सरफेस पे होगा वो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। जब हम अर्थ पे है ना, तो अर्थ हमेशा एक मास इंटू ग्रेविटी की वजह से एक वेट लगाता है नीचे की तरफ। तो ये ऐसे लग गया एम जी उसके ऊपर हमेशा। वैल्यू हम रखते जाएंगे। यहाँ पे इस केस में ये 2G है। और फिर उसके बाद से क्या होता है कि एक फोर्स भी तुम लगा दिए 20√2 न्यूटन का। तो 20√2 न्यूटन का फोर्स अगेन हम एक्स डायरेक्शन इसका मान लेंगे और वाई डायरेक्शन मान लेंगे, जैसे हम सब हर हमेशा करते जा रहे थे। तो इसके 20√2 का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा 20 और वाई डायरेक्शन में भी हो जाएगा 20। अब देखो, यदि जी की वैल्यू यहाँ पे 10 होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि n+20 इक्वल टू 22 इंटू जी, यानी कि 20। यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बच्चा हो गया 0। अब ये एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा क्योंकि अब इसके पास नेट फोर्स जो है वो एक्स डायरेक्शन में है।
वाई डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये उड़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन ये जस्ट टच करके निकल जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास 2a जो होगा वो 20a के बराबर हो जाएगा, जो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन होगा। सो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एफपीडी बना के इस छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन एंड 60 न्यूटन act on a free body of mass m equal to 5 kg in direction shown in the figure. What is the acceleration of the object of with respect to the free space? ये free space बोल दिया ना, इसका मतलब फोर्स का नेट निकालना है। यानी कि अब ये कहानी बन गई हमारे पास, अब ये कहानी हमारे पास बन गई कि दो फोर्स हैं जो फ्री स्पेस में लग रहे हैं, तो इनका नेट निकाल दें। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि F के लिए हम क्या लिख सकते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हमारे पास F नेट की जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एक है 50 का स्क्वायर, दूसरा है 60 का स्क्वायर, तीसरा तो है नहीं कुछ। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 60 इंटू कॉस 127 कॉस 127 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है बेसिकली कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री, यानी कि माइनस ऑफ कॉस 53 डिग्री, यानी कि माइनस ऑफ 3/5। सो ये माइनस ऑफ 3/5 इसकी वैल्यू आता है। तो ये 5 से ये गया तो ये 12 हो गए। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा ये अंदर में 2500, ये हो गया तुम्हारे पास 3600, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये हो रहा है 100, और यहाँ पे क्या है, बातें हैं 36, तो ये भी माइनस 3600 हो गया। तो 3600 से 3600 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली ये 50 न्यूटन का फोर्स इस पर लग रहा है। अब तुमसे बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालना है, डायरेक्शन वगैरह के चक्कर में हम लिस्ट इंटरेस्टेड है, इसको सिर्फ चाहिए व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो कोई डायरेक्शन भी होगा, तुम यदि और बुद्धि लगाओगे तो जब मान लो F2 से निकालना चाहो तो तुम डायरेक्शन भी निकाल सकते हो कि ये F नेट कहाँ पे जा रहा है, ये एंगल भी निकाल सकते हो, फाई वगैरह, वो तुम्हें वेक्टर से पता है। बट वो क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम उसके ऊपर चिंतित नहीं। हमें F को m इंटू ए के बराबर करना है, यानी कि 50 इक्वल टू 5 kg का ब्लॉक है तो 5 इंटू ए करना है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस क्वेश्चन में आ गई। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया अपने तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भाई कि एक दो ब्लॉक है ए एंड बी, 1 kg के और 2 kg के, एंड स्मूथ सरफेस पे हैं। 6 न्यूटन का एक फोर्स एक आदमी लगाता है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द रिएक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक। तो पहले हम एफबीडी बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पास ये जो ए है ना, ये ए जो ब्लॉक है उसका एफबीडी बनाओ। तो ए पे क्या क्या एफबीडी में लग रहा होगा, इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ जो कि 6 न्यूटन का है। बी वाला भी बनाते हैं एफबीडी। तो बी वाले का एफबीडी जब बनाओगे ना, ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया बन गया क्या एफबीडी। बी वाले का जब एफबीडी बनाओगे ना तो बी वाले के ऊपर एक तो ए वाला एक फोर्स लगाएगा जिसको रिएक्शन फोर्स बनते हैं, ये मान लेते हैं एफ रिएक्शन, और ये भी तो इसके ऊपर एफ रिएक्शन बी वाला लगाएगा। सो अब यदि हम इसका एफबीडी बना चुके हैं, नॉर्मल फोर्स वगैरह लिख लो, यहाँ पे एन ए लग जाएगा, नीचे यहाँ पे एम ए इंटू जी लग जाएगा। हमें एम ए एम भी पता है, एक एक के जी, एक 2 kg है, यहाँ पे एन बी लग जाएगा, यहाँ पे नीचे एम बी इंटू जी लग जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में मामला सेटल है। एन इक्वल टू एम इंटू जी, एन बी इक्वल टू एम बी इंटू जी, ये अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 0, एफ नेट ऑन वाई एक्सिस ऑन बोथ द बॉडी इज 0। तो नो मोशन इन, शुरू में रोस्ट में है वाई डायरेक्शन में, तो नो मोशन इन वाई एक्सिस होगा, सिर्फ जो कुछ भी होगा एक्स एक्सिस के अलावा होगा। तो 6 माइनस एफ आर की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1 इंटू ए, एंड एफ आर की वैल्यू हम लोग लिख देंगे 2 इंटू ए। अब देखो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास हो जाएगा 6 इक्वल टू 3 इंटू ए। तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6/3।
और एफ आर की वैल्यू तुम चाहो तो 2 इंटू ए लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन। तो ए वाला बी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू है बच्चों 4 न्यूटन। इसको कांटेक्ट फोर्स से भी, या एफ रिएक्शन मैंने कर दिया कांटेक्ट फोर्स, आगे से हम इसको सी लिखेंगे, आगे से हम एफ आर इक्वल टू सी लिखेंगे, जो कि एक कांटेक्ट फोर्स को बताएगा दो बॉडी के बीच में जो लगता है, ये कांटेक्ट फोर्स हम इसको। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। अब यहाँ पे देखो 2F 3M 2M 3 ब्लॉक के ऊपर एक तरफ से 2F लग रहा है, एक तरफ से F लग रहा है। तो इसमें बताना होगा कि इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट फोर्स C1 और इन दोनों के बीच में कांस्टेंट फोर्स C2। बोल रहा है अच्छा नहीं, इसमें पूछ रहे फाइंड द फोर्स मतलब मास 2M ऑन M, मैंने सिर्फ C1 पूछ रहा है। ठीक है, मैं C1 C2 दोनों निकाल दे, C2 तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, मैं C1 C2 दोनों निकाल देता हूँ। तो कोई नहीं, इसका एपीडी बना लेते हैं पहले। अच्छा, बाद में क्या होगा कि अभी मैं एपीडी बना रहा हूँ, बाद में तुम इसको मन में ही बना लोगे। अभी जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी खूब सारी, तो तुम इन सब चीजों को ऐसे मन में बना लोगे कि ये क्या हो रहा था। तो ये इसके ऊपर C1 लगाएगा, क्योंकि 3M वाला 2M वाले के ऊपर एक C1 लगा रहा था, तो वो उल्टे डायरेक्शन में उस पर लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पे मान लो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, नीचे में यहाँ पे तुम्हारे पास 3M इंटू जी लग जाएगा, यहाँ पे 2M इंटू जी लग जाएगा। फिर ये इसके ऊपर एक C2 लगा रहा है, कौन लगा रहा है ये, चूंकि ये लगा रहा है M के ऊपर एक C2 धकेलने के लिए, तो वो उसको ऊपर उल्टा डायरेक्शन में एक C2 लगा देगा। सो यहाँ पे N3 हो गया, नीचे तुम्हारे पास M इंटू जी हो गया। अब तीनों फोर्स को यदि हम देखें, सो पहले वाले पे हम एक बार ये सारे फोर्सेस को इक्वेशन में बदल देते हैं। तो इक्वेशन में जब बदलोगे तो पहले वाले पे लग रहा है 2F माइनस C1 एंड दिस इज इक्वल टू 3M इंटू ए। दूसरे वाले पे लग रहा है C1 माइनस C2, ये 2M इंटू ए। और तीसरे वाले पे लग रहा है सिंपल C2 और ये हो रहा है M इंटू ए। इन सबको जोड़ दोगे तो 2F की वैल्यू हो जाएगी 6M इंटू ए, तो ए की वैल्यू हो गई 2F बाई 6M, यानी कि और अच्छे से लिखेंगे तो F बाई 3M। सो अब मेरे को मिल जाएगा, यहां से या तो निकाल लो C1, सो तुम्हें मिल जाएगा C1 इक्वल टू 2F माइनस 3M इंटू ए। सो यानी कि 2F माइनस 3M इंटू ए, यानी कि 3M इंटू एफ बाई 3M, ये कैंसिल आउट हो गया तो सिंपली F, यानी ये इसके ऊपर जो सीमन लगा रहा है वो F था। अब हमें 2M और M के बीच में निकालना है, हमें C2 निकालना है, तो C2 की वैल्यू जो होती है वो M इंटू ए होती है, तो M इस तीसरे वाली इक्वेशन से आसानी से निकल जाएगा। सो ये F बाई 3M लगा दिया इसके ऊपर, तो ये M से M कट गया, तो ये F बाई 3 होगा। सो मेरा क्वेश्चन जो था C2 वो हो गया F बाई 3। सीमन भी हमने बाई द वे निकाल दिया, तो हमने दोनों निकाल दिए। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अब रोप की बात कर रहे हैं। फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे दिया नहीं है, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब मास जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस क्वेश्चन में। मान के चलने के यदि हमने कहीं पे भी dx लेंथ का यदि एलिमेंट लिया, तो ये जो dx लेंथ का एलिमेंट होगा इसका मास यदि मान लो dm है, तो इसका भी मास dm होगा। मास वेरी नहीं कर रहा है अराउंड द ब्लॉक, तो आधी रस्सी का मास जो होगा वो m/2 होगा, दूसरी आधी रस्सी का भी m/2 होगा। तो क्यों ना जहां पे निकालना है वहां पे कट कर लें इसको। तो जब भी जहां पे निकालना होगा ना उसको कट कर लोगे रस्सी में, तो यहाँ पे कट कर लो, ये आधी रस्सी को कट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया टेंशन T। टेंशन इज अ फोर्स विच इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। टेंशन जो फोर्स होता है इट इज पुलिंग फोर्स, इट नेवर पुशेस, इट ऑलवेज पुल्स। तो टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है, इसने पुल किया, यहाँ पे एक N1 लग जाएगा, आधा इसका मास है तो ये M/2 इंटू जी नीचे लग जाएगा। दूसरे वाले ब्लॉक को आधा कर लिया तो यहाँ पे टेंशन T लग गया, यहाँ पे F लग गया, यहाँ पे अगेन N2 लग जाएगा, और नीचे तुम्हारे पास M/2 इंटू जी लग जाएगा। अब इक्वेशन बना लेते हैं। सो लिख देंगे हम लोग F माइनस टी इक्वल टू M/2 इंटू ए पहले वाले के लिए, और T इक्वल टू M/2 इंटू ए, दोनों को जोड़ देंगे तो F इक्वल टू एम ए। तो इसका मतलब A इक्वल टू एफ बाई एम। अब किसी में भी डाल दो, तो ये दूसरा वाला ज्यादा आसान है, यहाँ पे डाल देते हैं, तो T इक्वल टू M/2 इंटू एफ बाई एम, एम से एम कट गया, तो एफ बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब मान लो कि L/3 तीन भागों में इसको कर दिया, बोल रहा है कि T1 T2 मैंने यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 निकालो। सो T1 T2 निकालना है अलग अलग जगहों पे, तो वो हम निकाल लेंगे। तो कुछ नहीं, इसको तीन भागों में बांट दो फिर से। ये हो गया T1, यहाँ पे पीछे तो कुछ लग नहीं रहा है, तो ये इस पे एक लग जाएगा N1, नीचे में लग जाएगा 1/3 मास हो जाएगा तो M/3G। इसका एपीडी बनाया तो यहाँ पे बन गया N2, नीचे लग गया M/3G, और इधर लग गया बच्चा T1, एक्शन रिएक्शन पेयर से इधर लग गया T2। सिमिलरली इसको देखो, यहाँ पे लग गया F, यहाँ पे लग गया T2, यहाँ पे लग गया N3, यहाँ पे लग गया M/3 × G। आगे से चालू करते हैं, तो F माइनस T2 इक्वल टू M/3 × A, F माइनस T2 माइनस T1 दूसरे वाले के लिए, M/3 × A तीसरे वाले के लिए, T1 इक्वल टू M/3 × A। अब इन तीनों को जोड़ दोगे तो F की वैल्यू हो जाएगी M × A, सो A की वैल्यू हो जाएगी F/M। डाल दो, यहाँ से T1 मिल जाएगा, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी M/3 × F/M, M से M कट गया, सो ये हो जाएगा F/3। और यदि इस इक्वेशन में डाल देते हैं, T1 निकल गया है मेरे पास, तो T2 इसमें डाल देते हैं दूसरे वाले में, तो T2 माइनस F/3 इक्वल टू अगेन M/3 × F/M, तो ये कट गया M से M, तो ये भी F/3 हो गया, तो यहाँ से T2 की वैल्यू हो जाएगी 2F/3। सो T2 हो गया 2F/3 और T1 तो मेरा F/3 आ ही गया था, तो T1 हो गया F/3 एंड T2 हो गया 2F/3। अब इस क्वेश्चन में देखो, तुम्हें दिया हुआ है फाइंड, निकालना है हमें फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, बट यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ जो है ना लेमडा, वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ से यदि हम इस एंड से लेफ्ट डिस्टेंस माने एक्स डिस्टेंस पे जाए, तो ये दिया लेमडा इक्वल टू, ये है मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ के कांस्टेंट ना होने की वजह से हमें निकालना पड़ेगा दोनों मास को। तो मान लेता हूँ पीछे वाला जो मास है वो है M2, और जो आगे वाला मास है वो मैं मान लेता हूँ M1। अब यहाँ पे टेंशन T लगेगा जहाँ पे कट करना है, जो मुझे निकालना था, और तुम्हारे पास यहाँ पे F है। अब इस F की कुछ वैल्यू रख लेते हैं ताकि निकालने में आसानी हो। मान लेता हूँ ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। सो ये 10 न्यूटन हो गया। सो हम इक्वेशन जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली 10 माइनस T इक्वल टू M1 इंटू M1, ऐसे लिख सकते हैं, M1 इंटू A एंड T इक्वल टू M2 इंटू A। तो जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा M1 एंड प्लस M2 इंटू A। सो हमें जैसे एक्सेलरेशन निकालना होगा और एक्सेलरेशन निकाल के इस टेंशन में डालना होगा, तो हमें मिल जाएगा ये। सो यहाँ पे हमारे पास ये M1 प्लस M2 हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन मेथड से यदि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लो dx विड्थ का, तो उसका मास जो होगा वो लेमडा इंटू dx हो जाएगा, विच इज 2x इंटू dx। ये दिमाग में अपने रखना। अब तुम्हें यदि टोटल मास निकालना है M1 प्लस M2, सो M1 प्लस M2 को हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm विच इज इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा dx और फ्रॉम 0 to 2, क्योंकि टोटल लेंथ जो है इसका वो 2 मीटर, अच्छा कुछ भी नहीं दिया है इसमें, तो मान लेता हूँ कि ये 2 मीटर का है। इसमें बहुत सारी चीजें खुद से ही माननी पड़ रही, ठीक है। सो 2 मीटर का है। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास M1 प्लस M2 जब हम निकालेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 2x dx फ्रॉम 0 to 2, यानी कि x स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि 4 kg, ठीक है। अब देखो, अब हमारा काम जो है वो M2 के निकालने से हो जाता है। ये M1 अगेन मैं रोमन में लिख रहा हूँ, M1 प्लस M2। यहाँ पे M2 जो है वो 1 से 2 होगा, इंटीग्रेशन सेम चीज होगी, लेकिन यही इंटीग्रेशन ऑफ M2 यदि तुमसे निकालने को कोई बोले तो सेम चीज होगी, लेकिन ये 1 to 2 लेमडा dx होगी। सो हम M2 की बात जब करेंगे तो M2 की बात हमारे पास हो जाएगी 1 to 2
2x dx, लेमडा 2x था तो x स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2 यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 kg हो गया ये। अब देखो ये वाली बात जो तुम्हारे पास m1 + m2 आ गया ना, उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा 10/m1 + m2 एंड दिस इज 10/4 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यदि टेंशन की बात करें तो वो था m2 × a यानी कि 3 × 2.5 यानी कि ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन। सो इस तरह से हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। ये एक रोप है जिसका मास स्मॉल m है और यहाँ पे मुझे एक्चुअली टेंशन निकालना है, तो अगेन कट कर दो वहां से। सो यहाँ पे टेंशन T आ जाएगा और इस जगह पे फोर्स F होगा, टेंशन T होगा। और मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं हम, एक्सेलरेशन ए से जाएगा ये पूरा। सो हमारे पास F - T = स्मॉल m × a हो जाएगा और T = कैपिटल M × a हो जाएगा। अच्छा तुम लोग इसका मन करे तो ये पूरा FPD बना लो तो आसानी रहेगी तुम्हें। ये n डैश हो जाएगा, ये स्मॉल m × g हो जाएगा, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ हो नहीं रहा है तो इसलिए हमने इसको लिया नहीं। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास F की वैल्यू मिल जाएगी m + m × a which imply a = F/m + m। और ये वाली वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे सो T F/m + m, ये टेंशन जो है मेरा इसमें डालने से आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। सो दिस इज माय टेंशन which is mF/M + small। नेक्स्ट, टू ब्लॉक्स A and B of mass m1 and m2। अच्छा इसका मास m1 है, दिया नहीं है तो कोई नहीं। अच्छा A का m1 दिया है तो बच्चों ये है m1 और ये है m2, ठीक है। अब बोल रहा है कि if the block A is pulled up by constant forces, find acceleration of the both the blocks and tension in the string। यानी यहाँ पे टेंशन निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ये भी, अगेन हम कर सकते हैं। अच्छा F - T, यदि मैंने इसका FPD बनाया तो ये नॉर्मल फोर्स होगा, नीचे तुम्हारे पास m1 × g होगा, इधर F पीछे T। सो ये F - T = m1 × a। B की बात जब तुम करोगे, अच्छा ये मासलेस है स्ट्रिंग, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रिंग का कोई मास नहीं आएगा, तो ये टेंशन T हो गया। यहाँ पे n डैश दे लो और ये हो गया m2 × g। सो ये T की वैल्यू हो जाएगी m2 × a। इन दोनों को जोड़ दोगे तो F की वैल्यू हो जाएगी m1 + m2 × a। सो a = F/m1 + m2। अच्छा अब यदि a आ गया तो हम टेंशन में डाल देते हैं, तो T = m2 × F/m1 + m। सो दिस इज टेंशन जो मुझे निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये T पूछ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे T पता करो और बहुत सारी चीजें दी हुई है। अब क्या करता हूँ मैं, बार बार क्या कर रहा हूँ कि यदि तुम ध्यान दो तो सारा का सारा मास जुड़ रहा है यहाँ पे। F = एक्सेलरेशन = F/m1 + m2। यानी कि यदि मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन मुझे निकालना है तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ F_net/ टोटल मास। इससे मेरा एक्सेलरेशन तुरंत निकल जाएगा और मैं अब एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच जाऊंगा। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए ये सारा चीज नहीं बताया था तुमको, अब तो मेरे पास कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। यहाँ पे ये लेंथ की रस्सी है लेकिन इसका मास दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, मान लेता हूँ इसका मास m है। सो अब देखो यदि मैं F लिखूं यहाँ पे तो टोटल मास तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 2m प्लस कैपिटल 2m और ये स्मॉल 2m प्लस m मिला के हो गया 3m। ये सारा हो गया तुम्हारे पास इनटू a, यानी कि a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी F/2m + 3m। अब यहाँ पे मुझे निकालना है तो क्या करो ना, इसको कट कर दो, ये हो गया m। और तुम अपनी बुद्धि से जानते हो कि यदि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा, दिया नहीं है तो ये m है, तो यहाँ पे टेंशन T होगा। तो इस टेंशन T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m + m × a। अब कुछ करना नहीं है हमारे पास, a की जो वैल्यू हमने निकाली थी
वो यहाँ पे डाल देंगे, सो हमारे पास टेंशन की वैल्यू इजीली आ जाएगी। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को और आसानी से कर सकते हैं। अब इसी तरीके का यूज करके ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए बी एंड सी ईच ऑफ मास 2 kg, तीनों का मास 2 kg के बराबर है। ये 2 kg है, ये 2 kg, ये 2 kg है, ठीक है। और बोल रहा है कि अननोन फोर्स लगाया जा रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ब्लॉक ए एंड बी, इन दोनों को जो ब्लॉक कनेक्ट कर रहा है वो 8 न्यूटन का टेंशन रखता है। पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। तो पहले तो मैं लिख देता हूं एक्सीलरेशन, जो कि एफ अपान एम ए प्लस एम ए एम ए प्लस एम बी एंड प्लस एम सी होगा। चूंकि तीनों ही 2-2 kg के हैं तो ये 6 kg हो जाएगा। सो ये डिवाइडेड बाई 6 kg हो गया, यानी 6 ही लिखते हैं, ए इक्वल टू एफ बाई 6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे कट कर देता हूं यहाँ से। तो जब कट कर दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि टेंशन इक्वल टू 4 इंटू ए, और ये जो टेंशन है 4 इंटू ए कैसे किया, सी और बी का मास जोड़ दिया, जो कि 2 + 2 4 kg हो गया, वही पुराना वाला तरीका। और अब ये जो टेंशन है वो दिया है तुम्हारे पास 8 न्यूटन, तो यहाँ पे रख दो 8 न्यूटन, और जो तुमने वहां से 6 निकाला था तो देखो ये कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इसको भी कट कर दो तो ये हो गया 4। सो एफ की वैल्यू 4:3 12 न्यूटन हो गया। अब मन करे तो एक्सेलरेशन भी निकाल दो, यहाँ पे डालोगे तो 12/6 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यही दो चीजें तुमसे पूछी होंगी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, बी एंड सी के बीच में भी बोल रहा है कि निकाल दो, तो ये वाला टेंशन भी निकालना है। तो इसको मान लेते हैं टी डैश, तो टी डैश इक्वल टू 2 इंटू ए, क्योंकि ये सिर्फ इसी ब्लॉक को खींचेगी ना सी को, तो यानी कि 2 इंटू 2, ये 4 न्यूटन के। सो एक बार यदि साफ सुथरा कर लेता हूँ इसको, और फिर से एक बार पूरी चीज आपको वापस से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ एक बार। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या लिया, मैंने लिखा है एक्सीलरेशन एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो एफ नेट, इसके ऊपर ये एफ फोर्स लग रहा था टोटल, और टोटल 2 + 2 + 2 6 कर दिया, तो F/6 हो गया एक्सीलरेशन। अब इस जगह पे टेंशन दिया हुआ है मुझे, तो इसको कट किया और अलग से इसको अपने दिमाग में विजुअलाइज किया। तो ये दोनों 2 + 2 मिलके 4 kg का मास हो रहा है टोटल। सो यहां से हम लिख सकते हैं 8 = 4 इंटू ए, यदि एक्सीलरेशन ए से जाएगा। तो इस इक्वेशन से ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये और आसान हो गया। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2 = F/6। सो एफ की वैल्यू आ गई 12 न्यूटन। अभी बी और सी के बीच में टेंशन पूछ रहा है, मान लो इसको टी डैश, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 न्यूटन। देखा, तो ये और आसानी से हो गया। तो अब हमने पूरा का पूरा सिस्टम को अलग अलग करके करने की आदत डालने की कोशिश की है। तो आप इस तरीके से करेंगे। अब आप बार बार थोड़ा थोड़ा थोड़ थोड़ के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब पूरा विजुअलाइज करो अपने दिमाग में। जैसे आप फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये क्वेश्चन है, ये 1 kg का एक ब्लॉक है जिसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 3 kg और 2 kg का ब्लॉक है। अब देखो मस्त क्वेश्चन है ये। क्यों मस्त क्वेश्चन है? ये 10 kg वाला ब्लॉक सिर्फ इन दोनों को घसका के इधर ले जाएगा, क्योंकि ये 1 kg वाले पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो इस पे जो कुछ भी फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है उससे कुछ होने वाला है, उससे क्या होगा, नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा। तो एक बार मैं एफबीडी बनाकर तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस 1 kg वाले का यदि एफबीडी तुम बनाओगे, सो इस पे क्या हो जाएगा, एक 10 न्यूटन का तुमने फोर्स और लगा दिया, तो ये नॉर्मल फोर्स लग गया, तो एक यहाँ पे mg 10 लग जाएगा, 1 इंटू जी की वैल्यू हमेशा मैं 10 रखूंगा कैलकुलेशन के लिए। सो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो गया, तुमने देखा कि ये जो है, तुम क्या देख पा रहे हो, G = 10 रखना है ये। सो यहाँ पे तुमने क्या देखा कि यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इक्वल टू 10 + 10 = 20 हो गया। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वाई डायरेक्शन में तो मूव ये करेगा नहीं, और एक्स डायरेक्शन में तो उसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो A1 जो होगा वो 0 हो जाएगा,
ना तो ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा ना तो वाई एक्सिस में मूव करेगा। तो अब इन दोनों को एक साथ देख लो, यही दोनों मूव करेंगे। तो 2 और 3 मिलके 4 5 केजी हो गया। तो 10 इक्वल टू 5 इंटू ए लिख दो। सो ए की वैल्यू हो जाएगी 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस तो हो गया। 3 केजी और 2 केजी चलेंगे, यानी कि A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड A1 इक्वल टू 0। सो इस तरीके से विजुअलाइज करके भी आप प्रॉब्लम्स को धड़ल्ले से कर सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन, अब इसमें भी हम वही तरीका लगाएंगे, क्या कि क्या सारी चीजें लग रही हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में नेट फोर्स तो यही एक एफ लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे इसका पूरा का पूरा mg लगेगा, क्योंकि अब ये ऊपर उड़ रहा है ना, सरफेस पे तो है नहीं ये। तो अब देखो ये 1 केजी का मास है, ये 2 केजी का मास है, ये 1 केजी का मास है, ये 2 है और ये 1 है। तो 2 1 3 1 4 तो 6 1 7। तो टोटल 70 न्यूटन का फोर्स नीचे लगेगा, क्योंकि 7g लगेगा ना नीचे की तरफ। जी की वैल्यू मैंने 10 मान ली है। सो F माइनस 70 जो है इससे नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे जा रहा है ये। नीचे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो बोलते हो आप। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है कि 70 माइनस F इक्वल टू 7 इंटू ए, ऐसा बोलोगे। सो यहां से आपके पास F की वैल्यू जो आएगी ना, वो 70 माइनस 7a होगी, विच इज 70 माइनस 7 इंटू 5, यानी कि 35 न्यूटन हो गया F का वैल्यू। अब जब F की वैल्यू मिल गई तो अब बाकी चीजों निकालते हैं। अब हमें निकालना है T1, T2, T3। यहाँ पे ये T3 होगा, ये गलत कर दिया, ये T3 है। यहाँ पे तुम्हें T2 है और इस जगह पे T1 है, ये हमें निकालना है। सो बेसिकली कट कर लो जहां से निकालना है। यदि इसको कट कर दिया तो ये 3 kg है। तो तुम ऐसे सोचोगे कि ये 3 kg का जो मास है वो नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इस पे एक फोर्स लग रहा था T1। सो लिखोगे तुम यहाँ पे, अच्छा इसके ऊपर नीचे क्या लगने वाला है, 3g लगने वाला है। तो तुम इसको लिखोगे 3g माइनस, बोलो, T1 इक्वल टू 3 इंटू ए विच इज 15। सो T1 की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 15 इक्वल टू 50। इन द सिमिलर फैशन T2 की बात जब करोगे तो क्या होगा, T2 देखो, अब इसको यहां से ऐसे कट करो पूरा, तो 1 2 3 1 4, ये 4 केजी का मास जो है वो नीचे जा रहा है। और इस पे जो लग रहा था, यदि यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 4 केजी एक साथ ही, और इस पे लग रहा था इधर T2, और नीचे लग रहा है 40, और ये नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो 40 माइनस, ये बात समझ रहे हो तुमको मैं, ये 40 मतलब कि 4g एंड माइनस T2, ये हो गया टोटल मास, और इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 5 दिया हुआ है। सो यहाँ से T2 हो गया 20 न्यूटन। इन द सिमिलर फैशन यदि मान लो तुमसे मैं बोलूँ T3, तो T3 के लिए कितना मास है, 2 kg, एक 3 kg, 3 2 5 1 6, तो ये 6 kg नीचे जा रहा है, और किससे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास हो गया ये 6g नीचे की तरफ लग रहा है उस पे, मतलब ये 6 kg का, सॉरी 6 kg का हो गया, जिसपे 60 नीचे लग रहा है 6g, और ऊपर लग रहा है T3। और तुम लिख लोगे 60 माइनस T3 इक्वल टू 6 इंटू ए, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये 6 इंटू 5 30। सो T3 की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन एक छोटा सा है, फाइंड नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका एबीडी अलग से बना के देखो, तो यहाँ पे लग गया नॉर्मल फोर्स, नीचे लग गया mg, और ये एक्सीलरेशन a से ऊपर जा रहा है, यानी नॉर्मल फोर्स माइनस mg इज नेट फोर्स, एंड दिस इज m इंटू ए। सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी प्लस ए। तो ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन और थोड़ा ले लिया, 2 और 4 केजी का ब्लॉक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, कोई नहीं, पहले यहाँ से चालू करते हैं। तो इस पे चालू करोगे तो इस पे लगेगा एक N1, नीचे लगेगा तुम्हारा 20, और ये जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से।
सो यहाँ पे तुम लिखोगे N1 माइनस 20 इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि N1 इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये 4 kg वाले ब्लॉक का एपीटी बनाते हैं। सो इस पे एक्शन रिएक्शन पेयर से लग जाएगा, यहाँ पे N1, ऊपर लग गया यहाँ पे N2, और नीचे लग गया यहाँ पे 4G। ये 4G अगेन मैंने 40 मान लिया। अब देखो यहाँ पे तुम लिखोगे N2 इक्वल टू N1। अच्छा नहीं, ये ऊपर जा रहा है, तो अभी अभी ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स इस पर लगेगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू ए, क्योंकि इस ये जा तो ऊपर ही रहा है ना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो नेट फोर्स इस पे हो जाएगा ऊपर की तरफ N2 और नीचे की तरफ N1, तो ये घट जाएगा। सो ये हो गया N2, N1 की वैल्यू तुमने अभी निकाली है 24 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी 8 हो गया ये। सो N2 की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 24 प्लस 40 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 32 एंड प्लस 40 कितना हो गया भाई, 72। हाँ यही होगा ना 72। अच्छा, यदि 4 kg वाले को मैं नॉर्मल फोर्स निकालना हो कितना लग रहा है, तो इन दोनों को साथ में लेके भी सोच सकता हूँ। यदि मैं इन दोनों को साथ में ले लूं तो भी मैं सोच सकता हूँ। कैसे? ये 6 kg का सिस्टम हो जाएगा और इसके ऊपर लग रहा था N2 और नीचे लग रहा, तो इंटरनल फोर्स खत्म हो जाएंगे इसमें, और नीचे लग जाएगा तुम्हारे पास 6G, और ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा था, तो तुम लिखोगे N2 माइनस 60 इक्वल टू 6 इंटू 2, तो ये भी तुम्हारे पास देखो 12 और 60 72 हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से तुम सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। अब देखो 3 ब्लॉक हो गए, फाइंड द फोर्स। अब फोर्स भी पूछ रहा है, तो अब उसी तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले 2 kg वाले को सॉल्व करते हैं। सो 2 kg वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो 2 kg वाले पे क्या लगने वाला है, नीचे की तरफ इस पे लगेगा 2G, 20 मान लेता हूं मैं, और इस पे ऊपर की तरफ लगेगा N1। अब तुम बोलोगे 20 माइनस N1, क्योंकि अब नीचे जा रहा है ना, 2 इंटू 2 एक्सेलरेशन ए है। सो N1 यहाँ पे हो गया 16। अब देखो, अब बोल रहा है कि 1 kg वाले पे कितना फोर्स लगेगा, तो अब इन दोनों को साथ में मान लो, ये ज्यादा आसान होता है। तो ये 3 kg का सिस्टम जो है वो नीचे जा रहा है, तो यानी कि 3G यानी कि 30 नीचे लग रहा है, और ऊपर लग रहा होगा इस पे N2, ये सरफेस इस पे N2 लगा रही होगी, ऐसा मान लिया। सो यहाँ पे आप लिखोगे 30 माइनस N2 इक्वल टू 3 इंटू ए, यानी कि 3 इंटू 2 6। सो N2 की वैल्यू हो गई 24। अच्छा, अब 4 kg पे भी पूछ रहा है, तो अब इन तीनों को साथ में मान लो। तो इन तीनों को साथ में मान लोगे तो 4 1 5 1 2 7, तो अब 7 kg का पूरा सिस्टम जो है वो जा रहा है नीचे, तो 70 नीचे लग रहा है और ये N3 इस पे लग रहा है। सो तुम लिखोगे 70 माइनस N3 इक्वल टू 7 इंटू 2। सो N3 की वैल्यू हो जाएगी 70 माइनस 14 विच इज 56। सो N1 हो गया तुम्हारे पास 16 न्यूटन, N2 हो गया 24 न्यूटन, और N3 हो गया 56 न्यूटन। सो 1 kg पे, 2 kg पे, 4 kg पे, तो बोले फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक। तो 1 kg 2 kg पे जो लगा रहा था वो था N1, तो दिस इज N1 16 न्यूटन, एंड 4 kg पे ये जो लगा रहा था एक्शन रिएक्शन पेयर था वो था N2, वो 24 था। 4 kg इस पे कितना लगा रहा था वो पूछा नहीं था, ये एडिशनल है, दिस वाज नॉट टास्क, ये हमने ऐसे ही कर दिया। नेक्स्ट, द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज। अब देखो दोनों तरफ से तुमने 100 लगा दिया, तो मान लेता हूं कि इसको, अब इसको दो भागों में जहां पे कहा है ना वहां पे दो भागों में तोड़ दो, तो इधर 10 लगेगा, इधर 100 लगेगा। अगेन इसको देखोगे तो इस पे भी 100 लगेगा, इधर 10 लगेगा। मासलेस होता है स्ट्रिंग हमेशा, तो T माइनस 100 इक्वल टू 0, और 100 माइनस T इक्वल टू 0 मान लेता हूँ कि ये कहीं जा रहा है इस तरफ। तो इन बोथ द केसेस 10 इक्वल टू 100, T इक्वल टू 100, T इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी रस्सी में टेंशन सेम ही होता है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। यदि मासलेस रस्सी है ना, मासलेस रस्सी है,
और फ्रिक्शनलेस तो होता ही है, सारा का सारा हम फ्रिक्शनलेस ही पढ़ते हैं। तो इफ रस्सी इज massless and frictionless, then tension throughout the rope is same। इसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन बना के पूछा है।